एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस लेक्चर की। और बहुत दिनों से वैसे लेक्चर वहां पे आया नहीं था, तो आज बहुत से टॉपिक्स है जो एक साथ हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ओवरऑल दो पार्ट्स के अंदर हम अभी तक का मतलब कि अप्रैल के फर्स्ट हाफ का जितना भी करंट अफेयर्स है उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और आज जो है वो पार्ट 1 आपका रहेगा, जहां पे बहुत से अलग अलग टॉपिक्स जो 1 अप्रैल से लेके अप्रोक्सीमेटली 15 अप्रैल के बीच में आए हैं, तो वहां से बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो यहाँ पे अपने कवर करने वाले हैं फॉर योर सिविल सर्विस प्रिपरेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस लेक्चर की 1 बाय 1 और अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर करेंगे बात। जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कुछ स्टैगफ्लेशन के ऊपर, जो अभी रिसेंटली थोड़ा सा कंटेक्स्ट में है। और एक चीज मैं और बता दूं कि ये जो लेक्चर आपके सामने है उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे आपको मिल जाएगी, विच इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो यू कैन गो देयर, यू कैन ज्वाइन द चैनल एंड यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ। और 1 बाय 1 शुरुआत करते हैं अलग अलग टॉपिक्स की, जहां पे पहला टॉपिक है अबाउट स्टैगफ्लेशन। अभी रिसेंटली थोड़ा सा न्यूज में है स्टैगफ्लेशन एग्जैक्टली क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जान रहे हैं। देखिए रिसेंटली जैसे कि हम सबको पता है कि यूएस और इजराइल के बीच में, यूएस और इजराइल के साथ वहां पे ईरान, और वहां पे इन लोगों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चलते आ रहे हैं, और उसके चक्कर में बहुत सी जगह पे जो एनर्जी सप्लाई है वो थोड़ा सा वहां पे डिस्टर्ब हुआ है। बिकॉज ऑफ दैट प्राइसेस वगैरह जो है वो थोड़ी सी वहां पे राइज होनी शुरू हो चुकी है। और इसी इवेंट को इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैगफ्लेशन का नाम दिया जा रहा है। एग्जैक्टली स्टैगफ्लेशन होता क्या है? एक रेयर और चैलेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशन है which is characterized by a simultaneous occurrence of stagnant economic growth along with high unemployment and high inflation। एक ऐसा इकोनॉमिक ग्रोथ जहां पे इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर रही है, लेकिन दूसरी साइड पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, और साथ साथ इन्फ्लेशन जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। मतलब कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, जो पहले से चलता आ रहा है बस वही वहां पे आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा राइज हो रहा है, और साथ साथ इन्फ्लेशन का मतलब हो जाएगा प्राइस राइज। और जो प्राइस राइज है वो डे बाय डे वहां पे बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक्स के अंदर होती जा रही है। और इसी कंडीशन को इकोनॉमिक टर्म के अंदर वहां पे स्टैगफ्लेशन का नाम दिया जाता है, राइट। सो यहाँ पे बेसिकली वो दोनों वर्ल्ड जो है वो दोनों के लिए खतरनाक होता है। एक तो प्राइस जो है वो वहां पे तेजी से बढ़ती जा रही है, राइट, और साथ साथ देखा जाए तो इकोनॉमी जो है वो थोड़ी सी श्रिंक होती जा रही है। अब एग्जैक्टली कब होता है? तो देखिए नॉर्मली स्टैगफ्लेशन जो है इट टिपिकली अराइजेस फ्रॉम अ नेगेटिव सप्लाई स्टॉक। जब किसी चीज का सप्लाई बहुत ही ज्यादा वहां पे कम हो जाए तो आपको ये वाली सिचुएशन जो है वो आपको पाई जाती है। इन द नॉर्मल इकोनॉमी प्राइस एंड द क्वांटिटी मूव अलोंग अ कर्व। हाउएवर ड्यूरिंग अ शॉक लाइक अ वॉर और अ पेंडेमिक, पूरा का पूरा सप्लाई कर्व जो है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे वहां पे शिफ्ट होता है। और लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होने की वजह से उसका रिजल्ट आपको क्या मिलता है कि भाई सेम प्राइस लेवल पे भी प्रोड्यूसर जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटी सी क्वांटिटी को ही वहां पे सप्लाई कर पाता है। डिमांड जो है वो सप्लाई से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और फिर उसका रिजल्ट वहां पे क्या आता है, तो प्राइस जो है वो आपकी थोड़ी सी राइज हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो कि अपने यहाँ पे कर्व जैसा कुछ बनाए, तो देखिए डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व किस तरीके से होता है। डिमांड कर्व जो है वो ऑलवेज इस तरीके से होता है, दिस इज योर डिमांड कर्व एंड दिस वन इज योर सप्लाई कर्व। और जहां पे डिमांड और सप्लाई वो दोनों जहां पे इकट्ठा होते हैं, इसी लेवल को बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल, जहां से आपकी प्राइस जो है वो डिसाइड हो जाती है। इसको मैं लिख रहा हूं प्राइस P0। शुरुआत में ये वाली प्राइस थी। मान के चले कि यहाँ पे अलग अलग प्राइसेस अगर मैं लिख रहा हूं किसी एक प्रोडक्ट की, 10 रुपए, 20 रुपए, 30, 40, 50, 60, तो मान के चलते हैं कि शुरुआत में उसकी जो प्राइस थी वो 40 रुपए के आसपास की थी।
अब बिकॉज ऑफ सब प्रॉब्लम्स या फिर हम बोल सकते हैं कुछ इकोनॉमिकल टर्म्स जो भी कुछ प्लस माइनस हुआ, अगर आपका सप्लाई थोड़ा सा कम हो रहा है तो सप्लाई कर्व पूरा का पूरा लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा इस तरीके से, और ये वाला जो सप्लाई कर्व है वो वहां से निकल के थोड़ा सा लेफ्ट में, मतलब कि यहां पे हो जाएगा आपका शिफ्ट। दिस विल बी योर न्यू सप्लाई कर्व। तो देखिए जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों इकट्ठा होता है वहीं से प्राइस डिसाइड होती है। सो ये वाला जो पॉइंट है ये आपकी हो जाएगी नई वाली प्राइस, जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं P1। और सामने की ओर अगर आप देखेंगे तो पहले जो 40 रुपए की प्राइस थी वो बढ़ के 50 के आसपास हो चुकी है। तो देखिए डिमांड अभी भी सेम है, लेकिन अगर सप्लाई थोड़ा सा कम हो रहा है तो पूरा का पूरा सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होता है, और वहीं पे आपकी प्राइस जो है वो थोड़ी सी राइज होनी शुरू हो जाती है। यही चीज यहां पे लिखी हुई है कि जब भी आपका सप्लाई कम होगा तो पूरा का पूरा, बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ शॉक दैट इज वॉर और पेंडेमिक, पूरा का पूरा सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्ट साइड पे वहां पे शिफ्ट होता है। जैसे ही वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा आपकी प्राइस वहां पे थोड़ी सी राइज होगी और वो इन्फ्लेशन के अंदर वहां पे कन्वर्ट हो जाएगा। सो ओवरऑल देखा जाए द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टैगफ्लेशन, एक तो उसके अंदर आता है एनर्जी सप्लाई डिसरप्शंस। एनर्जी का सप्लाई जो है वो किसी वजह से वहां पे कम हो चुका है, दैट इज अ सडन स्टॉपेज इन द सप्लाई और इन द ऑयल और गैस सप्लाई। और वो बेसिकली किसकी वजह से अभी रिसेंटली हुआ, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान ने वहां पे क्लोज कर दी और उसके चक्कर में वहां पे सप्लाई थोड़ा सा स्टॉप हो गया। और भी फैक्टर्स क्या होते हैं, एक तो इनपुट कॉस्ट अगर कहीं पे बढ़ती जा रही है, जैसे रैपिड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स, पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक्स एंड द फर्टिलाइजर्स, तो उसकी वजह से भी ये वाली चीज आ जाती है। तीसरा होता है सप्लाई चेन ब्रेक हो जाना, दैट इज वॉर्स एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस। और उसके बाद वहां पे आता है मॉनेटरी पॉलिटी का लैग, दैट इज व्हेन द सेंट्रल बैंक्स आर स्लो टू रिएक्ट और हैव ऑलरेडी एग्जॉस्टेड देयर एम्युनिशन बिफोर द शॉक हिट्स। तो ये वाली चीज जो है वो आपको वहां पे पाई जाती है। सो ऐसी अलग अलग कंडीशन के अंदर वहां पे स्टैगफ्लेशन होने के चांसेस जो है वो बढ़ते जाते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट टॉपिक विच इज इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिकल टॉपिक है ये वाला। उसके फीचर्स वहां पे क्या रहेंगे, अगर मान के चलो कभी कभार अगर स्टैगफ्लेशन आ रहा है तो उसके अंदर आपको एग्जैक्टली क्या मिलेगा, एक तो आपका जो जीडीपी ग्रोथ जो है वो वहां पे थोड़ा सा लो हो जाएगा या फिर नेगेटिव हो जाएगा। साथ साथ इन्फ्लेशन जो है वो डबल डिजिट के अंदर अप्रोक्सीमेटली पहुंच जाएगा, राइट। स्पेसिफिकली जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन होता है, विच इज नोन एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, वो आपका 10% से भी ज्यादा वहां पे राइज हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डे बाय डे वहां पे बढ़ती जा रही है, और जो ट्रेडिशनल टूल्स है जो नॉर्मली अपनी इन्फ्लेशन वगैरह को कंट्रोल करते हैं वो वहां पे थोड़ी सी इनइफेक्टिव हो जाते हैं, वो इतना अच्छा से वहां पे काम नहीं कर पाते। तो फिर करेंगे कैसे, इस स्टैगफ्लेशन को दूर कैसे किया जाए। देखिए सबसे बड़ा मेन उसका जो फैक्टर है वो होता है सप्लाई। सप्लाई कम होने की वजह से ही अगर स्टैगफ्लेशन आ रहा है तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, कुछ भी करिए, सप्लाई को वापस वहां पे ओपन करवाइए। So since stagflation is a supply side problem, the primary solution is restoring the broker supply chain and increasing the production capacity. कुछ भी करके सप्लाई चेन को वापस रिस्टोर कीजिए और प्रोडक्शन कैपेसिटी को थोड़ा सा और वहां पे रिस्टोर कीजिए। दूसरा क्या हो सकता है, दैट इज एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन। जिस चीज की वजह से रिसेंटली वहां पे दिक्कत आ चुकी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑयल और गैस, तो कुछ और अल्टरनेटिव्स का यूज करना वहां पे शुरू कीजिए ताकि उसकी डिमांड थोड़ी सी कम हो सके। सो शिफ्टिंग अवे फ्रॉम वॉलेटाइल फॉसिल फ्यूल्स टुवर्ड्स द रिन्यूएबल और इलेक्ट्रिक कुकिंग और ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप वहां पे शिफ्ट हो जाओगे तो जो आपकी ऑयल और गैस की जो डिमांड्स है वो डिमांड वहां पे थोड़ी सी कम हो जाएगी। तीसरा आपने बोल सकते हैं टारगेटेड फिजिकल सपोर्ट, मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा वहां पे रिलीफ वगैरह प्रोवाइड करे स्पेसिफिकली टू द वल्नरेबल सेक्टर्स लाइक एमएसएमईज और फार्मर्स और एक्सेट्रा। और लास्ट में अपने बोल सकते हैं दैट बैलेंस इंटरेस्ट रेट हाइक्स, सेंट्रल बैंक्स मस्ट केयरफुली रेज द रेट्स to encode the inflation expectations without choking what little growth remains in the economy. So that is all about this stagflation. क्या होती है उसके फीचर्स, क्या होती है उसकी इफेक्ट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट टार बॉल्स। और क्या है यहाँ पे करंट में, तो चलो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं।
देखिए न्यूज में क्या है, कंटेक्स्ट में क्यों है, तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज उन्होंने एक नई चीज वहां पे रिलीज की हुई है। दे हैव रिलीज्ड द ड्राफ्ट टार बॉल्स मैनेजमेंट रूल्स टू प्रोटेक्ट अवर कोस्ट लाइन्स फ्रॉम ऑयल स्पिल्स। पहले तो ये जान लेते हैं कि टार बॉल्स वगैरह एग्जैक्टली होते क्या है। देखिए टार बॉल्स जो है वो बहुत ही छोटे से डार्क स्टिकी और वी कैन से हार्डन्ड ग्लोब्स होते हैं ऑफ वेदर्ड crude oil which is found on the floating on the ocean surface or washed ashore on the beaches। बहुत ही छोटे से डार्क और थोड़े से स्टिकी इस तरीके के छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, और वो बॉल्स जो है वो बेसिकली किसके बॉल्स होते हैं, दे आर ऑफ क्रूड ऑयल जो बेसिकली ओशन के सरफेस के ऊपर वहां पे पाए जाते हैं। दे आर एसेंशियली द रेमनेंट्स ऑफ ऑयल दैट हैज अंडरगोन द फिजिकल and chemical changes due to environmental exposure। एनवायरमेंट के साथ वहां पे एक्सपोजर होने की वजह से जितने भी ऑयल्स वगैरह जो है उसके अंदर जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस वहां पे आते हैं उसके रेमिनेंस के तौर पे आपको यहाँ पे टारबॉल्स वगैरह मिलते हैं। उनका केमिकल अगर कंपोजिशन टारबॉल्स आर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स व्हिच आर कंसिस्टिंग ऑफ, उसके अंदर क्या क्या होता है, तो एक तो उसके अंदर होता है हाइड्रोकार्बन्स which are primarily heavy high molecule weight compounds like paraffins and aromatics। एक तो हाइड्रोकार्बन्स उसके अंदर होता है, दूसरा वहां पे क्या होता है, that is asphaltenes। though this provides the characteristic black color and the sticky texture। impurities भी उसके अंदर आपको पाई जाती है, they often trap sands, shells, seaweed and microplastics। और साथ साथ सल्फर और कुछ और मेटल्स भी वहां पे होते हैं, द ट्रेस अमाउंट्स ऑफ निकल एंड वेनेडियम व्हिच आर ऑफन प्रेजेंट डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ द क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के सोर्स के ऊपर से वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर सल्फर और उसके अलग अलग मेटल्स जो है वो वहां पे कितने हैं। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि भाई इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए उनका फॉर्मेशन जो है वो एक प्रोसेस से होता है, और उस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, उसे वेदरिंग बोला जाता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है वो ऑयल रिलीज से होती है। ऑयल रिलीज मतलब कहीं से भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी शिप में से कोई ऑयल जो है वो वहां पे स्पिल हुआ है, मतलब उसका वहां पे लीकेजेस वगैरह हुआ है, या फिर किसी ऑफशोर प्लेटफॉर्म पे से उसका लीकेज हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नेचुरल ऑयल वहां पे ओशन फ्लोर के ऊपर आ चुका है। इन शॉर्ट इसकी शुरुआत जो है वो ऑयल रिलीज से वहां पे होती है। नेक्स्ट वहां पे स्टेप बनता है इवोपोरेशन एंड डिसोल्यूशन। जितने भी लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर वो या तो हवा के अंदर वहां पे इवोपरेट हो जाता है, या तो फिर पानी के अंदर वहां पे डिसॉल्व हो जाता है। उसके बाद जितने भी हैवी ऑयल मिक्सेस वहां पे बचे हुए हैं, तो सारे के सारे हैवी ऑयल जो है वो पानी के साथ वहां पे मिक्स होते हैं टू फॉर्म अ थिक मोज लाइक इमोल्शन। वो पानी के साथ इन शॉर्ट वहां पे थोड़े से मिक्स होते हैं, और उसके बाद विंड और वेव्स वगैरह जो है वो उन्हें छोटे छोटे पीसेस में वहां पे डिवाइड करते हैं, विच इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। और उसके बाद द लास्ट स्टेप इज अबाउट सॉलिडिफिकेशन। एज द लाइटर फ्रैक्शन कंटिन्यू टू लिव, the residues hardens into sticky dense spheres which are known as tar balls that are carried by currents to the shore। वो करंट्स के द्वारा वहां पे कैरिड होते हैं और उसके बाद उसको शोर वगैरह पे लाया जाता है, मतलब किनारे के ऊपर कोस्टल एरियाज के अंदर आपको ये टार बॉल्स वगैरह वहां पे मिलते हैं। सो ओवरऑल द प्रोसीजर इज, शुरुआत में होता है ऑयल से रिलीज, कहीं से वहां पे ऑयल जो है वो रिलीज होता है। जितने भी उसके अंदर रहे लाइटर एलिमेंट्स होते हैं, लाइटर कंपाउंड्स होते हैं, वो या तो इवापोरेट हो जाता है वो, या फिर वो पानी के साथ वहां पे मिक्स हो जाता है, दैट इज डिसॉल्व हो जाता है। तीसरा वहां पे पॉइंट आता है कि जितने भी हैवी ऑयल है वो पानी के साथ वहां पे मिक्स होके एक बहुत ही एक गाढ़ा जिसे बोला जाता है एक थिक मटेरियल में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद विंड और वेव्स की वजह से वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरता है और एक गोलाकार शेप में वहां पे कन्वर्ट होते हैं, कुछ स्टिकी डेंस स्फीयर्स बनते हैं, और उन्हीं को अपने बोल देते हैं टार बॉल्स। उनके मेन की फीचर्स में क्या रहता है, सो दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंट जब डिग्रेड होता है तब भी ये बहुत अच्छी तरीके से उसके अंदर रेजिस्ट कर पाते हैं, और इसीलिए वो बहुत ही लॉन्ग टर्म तक
मराइन एनवायरनमेंट के अंदर वहां पे सस्टेन करते हैं। तो एक तो लॉन्ग टर्म तक ये वहां पे आपको मिलते हैं। साइज जो है वो उनकी वेरिएशन में होती है, वो वहां पे छोटे से कॉइन से लेके बड़े से बास्केटबॉल जैसे भी साइज के आसपास उनकी हो सकती है। इंडिया की अगर हम बात करें तो ये नॉर्मली आपको वेस्टर्न कोस्ट के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं बिटवीन अप्रैल एंड सितंबर ड्यू टू साउथ वेस्टर्ली विंड्स एंड करंट्स। भारत के अंदर देखा जाए तो गुजरात से लेके गोवा तक का जो कोस्ट है हमारा, वहां पे आपको अप्रैल और सितंबर के बीच में ज्यादातर ये पाए जाते हैं। उनका टेक्सचर जो है वो पूरा स्टिकी टेक्सचर रहता है, सो व्हेन फ्रेश दे आर सॉफ्ट एंड चेकी, बट देन दे कैन आल्सो बिकम हार्ड एंड क्रस्टी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम as they incorporate sands as well as fabrics। तो वो सब चीजें भी उसके अंदर वहां पे मिक्स होती है और इसी की वजह से वो थोड़े से वहां पे हार्ड हो जाते हैं। इम्प्लीकेशंस वगैरह क्या है, उसकी वजह से असर क्या होती है, इफेक्ट्स क्या होती है। तो नॉर्मली क्या हो जाता है कि जो भी सी बर्ड्स वगैरह है, फिशेस है, सी टर्टल्स वगैरह है, वो गलती से ये जो टार बॉल्स है उन्हें फूड के तौर पे वहां पे मान लेते हैं और उसके चक्कर में उसको गलती से वो लोग खा लेते हैं और जैसे उसका इंजेक्शन वहां पे होता है वो इंटरनल पॉइजनिंग में वहां पे कन्वर्ट हो जाता है। While the external coating can impair a bird's ability to fly or swim। तो या तो वो इंटरनल पॉइजनिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जहां से उनकी डेथ होने के चांस है, या फिर जितने भी बर्ड्स वगैरह जो है वो उनकी फ्लाई करने की, स्विम करने की जो एबिलिटी है वहां पे खराब हो जाती है। दे कैन स्मूदर द कोरल रिफ्स एंड सी ग्रास बेड्स डिसरप्टिंग द लोकल मराइन हैबिटाट्स। और साथ में अगर हम बात करें तो इट आल्सो रिड्यूसेस द एस्थेटिक वैल्यू ऑफ कोस्टल डेस्टिनेशंस इंपैक्टिंग द टूरिज्म इंडस्ट्री। गोवा जैसी प्लेसेस वगैरह जो है तो वहां पे टूरिज्म बहुत ही बढ़िया सा है, उनकी जो मेजर इनकम है वो टूरिज्म से आ रही है। अगर मान के चलो ये सब प्रॉब्लम्स वहां पे है तो वो टूरिज्म के ऊपर भी थोड़ा सा अफेक्ट करना शुरू कर देगा। सो दैट इज ऑल अबाउट द इम्प्लीकेशंस एंड दैट इज ऑल अबाउट टारबॉल्स। The next topic is about the Indian crested porcupine। अगर हम इसके ऊपर बात करें एग्जैक्टली ये है क्या है इंडियन क्रेस्टेड पॉर्क्यूपाइन और कंटेक्स्ट में क्यों है। तो देखिए कश्मीर की बात है, कश्मीर का जो सेफ्रन जो बहुत ही ज्यादा फेमस है विच इज नोन एज कश्मीर रेड गोल्ड, वो अभी बहुत ही ज्यादा सिवियर थ्रेट में है क्योंकि रिसेंटली इंडियन क्रेस्टेड पॉर्क्यूपाइन जो एक रोडेंट का एक एग्जाम्पल है, उन्होंने वहां पे सेफ्रन के कोम्स को डैमेज करना थोड़ा सा शुरू कर दिया है, स्पेसिफिकली इन पाम्पोर हाईलैंड्स। तो पाम्पोर हाईलैंड्स के अंदर जो सेफ्रन कोन्स वगैरह जो होते हैं, जो उसके वहां पे प्लांट्स वगैरह होते हैं, उन्हें डैमेज करना शुरू कर दिया है बाय इंडियन क्रेस्टेड पॉर्क्यूपाइन। और उसी की वजह से जो हमारा सेफ्रन है वो थोड़ा सा वहां पे थ्रेट में आ चुका है, मतलब उसके ऊपर खतरा जो है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। अगर हम इसके ऊपर बात करें, द इंडियन क्रेस्टेड पॉर्क्यूपाइन लार्ज एंड नॉक्टर्नल रोडेंट होता है जो ओल्ड वर्ल्ड पॉर्क्यूपाइन फैमिली को वहां पे बिलोंग करता है। इट इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स कोट ऑफ शार्प क्विल्स व्हिच सर्व एज अ हाईली इफेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द प्रेडेटर्स। उसके बॉडी के ऊपर जो क्विल्स वगैरह होती है वो इतनी शार्प होती है और उस शार्प क्विल से ही ये वाले जो पॉर्क्यूपाइन है वो वहां पे बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये बहुत ही ज्यादा उसी के दम पे, उसी के बेसिस के ऊपर आप इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। इन कश्मीर इट हैज रिसेंटली एमर्ज एज अ सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चरल पेस्ट, स्पेसिफिकली टारगेटिंग द रूट्स एंड बल्ब्स ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू के जितने भी क्रॉप्स होते हैं उनके रूट्स और उनके बल्ब्स को ये वहां पे टारगेट करते हैं और इसीलिए एग्रीकल्चर के अंदर उन्हें एज अ पेस्ट वहां पे आइडेंटिफाई किया जा रहा है और बहुत ही ज्यादा वो खतरनाक वहां पे होते जा रहे हैं। अगर हम उनके हैबिटाट की बात करें कि स्पेसिफिकली आपको पूरे वर्ल्ड में कौन सी जगह पे ये पाए जाते हैं, सो दे आर फाउंड थ्रू आउट द सदर्न एशिया एंड द मिडल ईस्ट इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान एंड ईरान। भारत, पाकिस्तान और ईरान, इन तीनों के अंदर आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और अलग अलग वेरियस हैबिटाट्स के अंदर रहने के लिए वो एडप्टेबल होते हैं, वो आराम से वहां पे रह लेते हैं, इंक्लूडिंग द रॉकी हिल साइड्स, scrublands, forest, as well as
कल्टिवेटेड एग्रीकल्चरल हाईलैंड्स लाइक कारेवास। तो पाम्पोर एरिया के अंदर, जो पाम्पोर आइलैंड है अपने कश्मीर के अंदर, वहां पे जो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल लैंड है जिसको कारेवास बोले जाते हैं, तो उसके एग्रीकल्चरल हाईलैंड्स के अंदर भी आपको ये वाली चीज जो है वो पाई जाती है। एंड दे आर we can say that they are expert burrowers, creating the extensive underground tunnel system or using the natural caves or rocky crevices for the shelter। आयुसीएन स्टेटस जो है वो थोड़ा सा लीस्ट कंसर्न है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर वो इतने ज्यादा वहां पे देखा जाए तो वहां पे अलग अलग जगह पे वो पाए जाते हैं। द स्पीसीज इज वाइड स्प्रेड एंड देयरफॉर इट इज नॉट थ्रेटन्ड एज एन एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो एक्सटिंक्शन वहां पे बहुत ही ज्यादा इतना ज्यादा नहीं है, वो अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर लीस्ट कंसर्न। अगर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उनके बॉडी के ऊपर मल्टीपल लेयर ऑफ क्विल्स आपको मिलते हैं, और स्पेसिफिकली बात करें उनके नेक और शोल्डर के आसपास बहुत ही ज्यादा लॉन्गेस्ट क्विल्स आपको वहां पे पाए जाते हैं, जो बेसिकली एक बहुत ही बढ़िया सा डिफेंस मैकेनिज्म वहां पर रेडी करते हैं। उनके अगर हम बिहेवियर की बात करें, सो दे आर एक्टिव प्राइमरली एट नाइट एंड दैट्स व्हाई इट इज मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट फॉर द फार्मर्स टू मॉनिटर और डिटर देम ड्यूरिंग द पीक फोर्जिंग आवर्स। जब वो बेसिकली अलग अलग चीजों के ऊपर वहां पे डैमेज करने के लिए आते हैं, मतलब एग्रीकल्चर वगैरह के ऊपर जब वो फीडिंग कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वो बेसिकली रात को ज्यादातर एक्टिव होते हैं और इसीलिए फार्मर्स को इनको ट्रेस करना और मुश्किल हो रहा है। डाइट में अगर हम बात करें तो दे आर हर्बीवरस, सो दे आर मेजरली फीडिंग ऑन द फ्रूट्स, ग्रेन्स एंड द रूट्स। Their powerful incisors allow them to dig deep and hollow out combs and tubers। साइज के हिसाब से अगर हम अगर हम उनकी साइज के हिसाब से बात करें तो दे आर द लार्जेस्ट रॉडेंट्स इन इंडिया, जिनका वेट जो है वो लगभग 11 से लेकर 18 के आसपास का होता है। तो इंडिया के बहुत ही बड़े बड़े रॉडेंट्स के अंदर भी इनका नाम आता है। अगर रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो दे हैव अ हाई सर्वाइवल रेट्स इन द एरियाज वेयर नेचुरल प्रेडेटर्स लाइक लेपर्ड्स आर डिक्लाइनिंग। जहां पे उनको नेचुरल प्रेडेटर्स नहीं मिल रहे, वहां पे उनका सर्वाइवल रेट बहुत ही बढ़िया सा है और इसलिए उनका रिप्रोडक्शन रेट भी वहां पे आपको ज्यादातर मिलता है। अगर हम सेफरन की बात करें तो एक स्पाइसेस का ही टाइप है, उसी का एक एग्जांपल है सेफरन, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव स्पाइस है बाय द वेट एंड डिराइव्ड फ्रॉम द ड्राइड विविड क्रिम्सन स्टिग्मास, जो थ्रेड लाइक उसका जो स्ट्रक्चर होता है, ऑफ द क्रॉकस सेटिवस फ्लावर कॉमनली नोन एज सेफ्रन क्रॉकस, जहां से वाली चीज हमको मिलती है। Each flower produces only 3 stigmas which must be hand harvested and dried to produce the spice using in cooking, medicine and dyes। तो बहुत ही ज्यादा उनका लिमिटेड सप्लाई होता है और इसीलिए उसकी जो ओरिजिनल सेफरन की जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि उनका सप्लाई जो है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। रीजन की अगर हम बात करें तो सेफरन को किस तरीके का क्लाइमेट वहां पे अच्छा लगता है, तो बेसिकली सेफरन जो है इट रिक्वायर्स अ वेरी स्पेसिफिक क्लाइमेट, जहां पे कूल क्लाइमेट होना चाहिए, थोड़ा ड्राई समर्स वहां पे होने चाहिए, प्लस कोल्ड एंड स्नोई विंटर्स होने चाहिए। अगर हम ग्लोबल लीडर्स की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा सेफरन का जो प्रोड्यूसर है वो कौन है, तो दैट इज ईरान, जो पूरी दुनिया का लगभग 90% सेफरन वहां पे लेके आता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो स्पेन, ग्रीस, अफगानिस्तान वहां पे भी पाए जाते हैं। और इंडिया की अगर हम बात करें तो सेफ्रन हमें स्पेसिफिकली सिर्फ कश्मीर वैली के आसपास के रीजन में पाए जाते हैं, और वहां पे अभी कश्मीर वैली के अंदर भी जो पाम्पर हाईलैंड्स है जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ते हैं, तो उसी को सेफ्रन बॉल ऑफ कश्मीर बोला जाता है। और जमीन कैसी चाहिए, तो उसके अंदर रही वहां पे कारेवास, दैट इज नोन एज कारेवा सॉइल, जहां पे अगर हम बात करें तो डिपॉजिट्स जो है उसके अंदर सिल्ट, सैंड और क्ले तीनों का एक मिक्सचर होता है,
which is a unique feature in the Kashmir Valley that provides excellent drainage. So that is all about saffron. चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. And the next topic is about बाबू जगजीवन राम. रिसेंटली देखा जाए तो भारत सरकार के अलग अलग लीडर्स वगैरह ने बाबू जगजीवन राम के 119वें बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर उन्हें वहां पे एक ट्रिब्यूट जो है उसको वहां पे दिया हुआ है. अलग अलग डिग्निटरीज लाइक अवर फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, फॉर्मर लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार, वो सारे के सारे लोग वहां पे गैदर हुए न्यू दिल्ली के अंदर और जगजीवन राम को वहां पे ट्रिब्यूट जो है उसको हमने पे किया है. अगर हम बात करें जगजीवन राम के ऊपर, जिन्हें बाबूजी के नाम से भी जाना जाता था, एक बहुत ही बढ़िया से नेशनल लीडर है और एक वेटरन फ्रीडम फाइटर है, जो बेसिकली उनका जो मेन फोकस था पूरी फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर, दैट वाज ऑन दी सोशल जस्टिस. ही होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर बीइंग अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर 35 years, which is the longest tenure in the Indian history. And he also served as a deputy prime minister of India. पूरे भारत की हिस्ट्री के अंदर इतने लंबे समय तक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट पे रहने वाले एक इंसान जिनका नाम है जगजीवन राम, लगभग 35 साल तक वो यूनियन कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर के तौर पे रहे और साथ साथ उन्होंने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को भी वहां पे एंजॉय किया. 1908 के अंदर उनका हुआ जन्म बिहार के अंदर एक दलित फैमिली के अंदर. एजुकेशन की अगर हम बात करें तो उस जमाने में बहुत ही ज्यादा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था, लेकिन फिर भी वो एकेडमिकली उन्होंने वहां पे एक्सीलेंस वहां पे हासिल करी. ही अटेंडेड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दैट इज नोन एज BHU, और उसके बाद वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में वहां पे गए, जहां पे उन्होंने अलग अलग स्टूडेंट्स को वहां पे ऑर्गेनाइज किया अगेंस्ट दी सोशल इनइक्वालिटीज. तो वहीं से उनकी पूरी मूवमेंट जो है वहां से हो गई शुरुआत. 1935 के अंदर वो ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास लीग उसको एस्टैब्लिश करने में भी उनका बहुत बड़ा सा वहां पे रोल रहा. अगर उनकी कंट्रीब्यूशन की बात करें पूरे फ्रीडम मूवमेंट के अंदर, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगे वहां पे, और सिविल डिसोबीडियंस से वहां पे शुरू करके बोल सकते हैं कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट इंडिया में चला तो वहां पे भी वो थे और उन्हें जेल वगैरह के अंदर भी वहां पे डाल दिया गया. और ऑर्गेनाइजेशनल रोल की अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और दलित कम्युनिटी, उन दोनों के बीच में ब्रिज बनाने में उन्होंने बहुत ही बढ़िया सा वहां पे काम किया. और उन्होंने साथ साथ वहां पे इस बात को इंश्योर किया दैट द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वाज आल्सो अ स्ट्रगल फॉर सोशल रिफॉर्म्स. सिर्फ आजादी मिलने से कुछ नहीं होने वाला है, साथ साथ सोसाइटी के अंदर भी रिफॉर्म्स आने जरूरी है. इंटरिम गवर्नमेंट 1946 के अंदर बनी, तब वो जवाहरलाल नेहरू की इस गवर्नमेंट के सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर थे, और जहां पे उन्हें कौन सा वाला पोर्टफोलियो दिया गया था, दैट वाज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर. शुरुआत में लेबर पोर्टफोलियो बेसिकली उनके पास था. ग्रीन रेवोल्यूशन जब इंडिया में हुई तब भी वो हमारे मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के तौर पे काम कर रहे थे फ्रॉम 1967 टू 1970, और इसलिए बोल सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन को थोड़ा सा और बूस्ट अप करने में भी उनका रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा. उसके बाद उन्हें डिफेंस मिनिस्ट्री दी गई. सो 1971 के वॉर के अंदर एज ए डिफेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग द 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर, हिज लीडरशिप वाज पिवोटल इन इंडियाज विक्ट्री. और लेबर रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत से लैंडमार्क लेजिस्लेशंस वहां पे लेके आए, इंक्लूडिंग फॉर दी वर्कर्स राइट, इंक्लूडिंग द मिनिमम वेजेस एक्ट एंड द एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम. तो वो सब उन्हीं की देन है. अगर आखिरी के दिनों की बात करें तो 1977 के अंदर उन्होंने कांग्रेस में से रिजाइन दे दिया और उन्होंने एक और चीज को वहां पे फॉर्म किया, दैट इज ही फॉर्म द कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी. और उसके साथ उन्होंने जनता पार्टी अलायंस, और जनता पार्टी के साथ वहां पे अलायंस उनका जो था उसको वहां पे ज्वाइन किया. और उसी टाइम पे उन्होंने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को वहां पे एंजॉय किया फ्रॉम जनवरी 1979 टू जुलाई 1979, राइट. So basically that is the whole life of बाबू जगजीवन राम. ओवरऑल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, that he was the first minister of labor. So लेबर मिनिस्टर थे भारत के, और वहीं से उनकी जर्नी पूरी शुरू हुई और लास्ट में वहां पे उन्होंने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को भी एंजॉय किया.
The next topic in the current affair is about NATO, which is North Atlantic Treaty Organization. तो चले नाटो के ऊपर थोड़ी बहुत वहां पे करनी है बातें, क्योंकि रिसेंटली कंटेक्स्ट में कुछ ऐसा है कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पे नाटो को एक पेपर टाइगर के रूप में डिस्क्राइब किया है, और उन्होंने ऐसा बोला है दैट विड्रॉइंग यूएस मेंबरशिप इज नाउ बियॉन्ड द रिकंसिडरेशन। अब वहां पे कोई पुनर्विचार वगैरह वो है वो नहीं होने वाला है, वो पुनर्विचार से परे है, और यूएस जो है वो बेसिकली वहां पे विड्रॉ कर रहा है। तो पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि नाटो एग्जैक्टली है क्या, उसका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, और कौन से कंट्रीज जो है वो वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं नाटो के अंदर। तो चलिए नाटो के बारे में थोड़ा बहुत वहां पे जान लेते हैं। नाटो एक 32 नेशन का, इट इज अ 32 नेशन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, based on the North Atlantic Treaty. It serves as a system of collective defense where its independent member states agree to mutual defense in response to an attack by any external party. नाटो जो है वो ध्यान रखना, वो अलग अलग गवर्नमेंट्स के बीच का एक मिलिट्री अलायंस है, जहां पे उसके मेंबर नेशन इस तरीके का वहां पे क्लॉज रखते हैं, इस तरीके की बात पे अग्री होते हैं कि अगर हम में से किसी के भी ऊपर अगर अटैक होता है तो हम उसके सामने सब मिलके उसका रिस्पॉन्स वहां पे देंगे, राइट। सो इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस, जहां पे सारे के सारे उसके मेंबर स्टेट इस बात पे अग्री होते हैं दैट हम म्यूचुअल डिफेंस के ऊपर फोकस करेंगे इन रिस्पॉन्स टू एन अटैक। 4 अप्रैल 1949 के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है ब्रुसेल्स, विच इज इन बेल्जियम, वहां पे। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो नाटो वाज क्रिएटेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर II टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी अगेंस्ट द थ्रेट व्हिच वाज पोज्ड बाय सोवियत यूनियन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद सोवियत यूनियन का यूरोप के ऊपर थ्रेट जो है वो बढ़ता जा रहा था, और उसी थ्रेट के सामने वहां पे अगर मान के चलो कि सोवियत यूनियन का किसी के ऊपर अटैक हो जाता है तो उसको एक साथ मिलके काउंटर अटैक करने के लिए एक नई चीज यहाँ बनेगी जिसका नाम दे दिया गया नाटो, इट इज नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और देखा जाए तो उसके अंदर अगर हम बात करें, सो एज अ प्रो सोवियत कम्युनिस्ट regimes were installed across the Eastern Europe and China, the US, Canada and 10 Western European countries sought a unified front to prevent that Soviet expansion. देखिए सोवियत कंट्रीज या फिर हम बोल सकते हैं कि सोवियत कम्युनिस्ट रेजिम्स जो थे वो आपको ईस्टर्न यूरोप और चाइना के आसपास वहां पे मिल रहे हैं, और सोवियत का ईस्टर्न यूरोप और चाइना से और आगे वहां पे एक्सपांशन ना हो सके, इसलिए यूएसए, कनाडा और 10 वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने मिलके वहां पे एक नया एक यूनिफाइड फ्रंट बनाया, और इसी यूनिफाइड फ्रंट को कौन सा नाम दिया जाता है, इट इज नोन एज नाटो। Following the collapse of USSR, the alliance expanded to include many former Eastern Bloc countries. उनका मेन टारगेट क्या है? उनका मेन टारगेट बस एक ही है कि अगर हमारे ऊपर किसी का भी अटैक होता है, स्पेसिफिकली सोवियट्स वगैरह का, तो हम मिलके उसका बेसिकली सामना करेंगे। So it promotes the democratic values and enable the members to consult and cooperate on the issues related to defense and security, right? एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर वहां पे बनाना है, और उसकी मदद से जितने भी अग्रेसर्स वहां पे आते हैं उनके सामने हमें वहां पे डेटरेंस को प्रोवाइड करवाना है। ओवरऑल मेंबर्स की अगर हम बात करें तो देयर आर 32 मेंबर कंट्रीज, और उसके फाउंडिंग मेंबर्स में कौन है, तो यूएस, यूके, फ्रांस, कनाडा, इटली वगैरह वगैरह। रशिया का 2022 का जो इन्वेजन हुआ यूक्रेन के ऊपर, उसके बाद फिनलैंड और स्वीडन ने भी इसको वहां पे ज्वाइन किया, क्योंकि उन्हें भी वहां पे लगा कि थोड़ा सा थ्रेट वगैरह हो सकता है और नॉर्दर्न यूरोप के साथ वहां पे आगे हमको बढ़ना चाहिए। और उनके की फंक्शनिंग्स में वहां पे क्या रहता है, तो कमांड स्ट्रक्चर वहां पे रहता है। लेकिन एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि नाटो की कोई खुद की कोई आर्मी नहीं है, उसके जितने भी मेंबर्स है दे कंट्रीब्यूट द पर्सोनल्स एंड रिसोर्सेस to a unified command of NATO, which is called as SHIP, Supreme Headquarters Allied Powers Union, Powers Europe.
तो अलग अलग कंट्रीज जो है वो वहां पे पर्सनल मतलब कि मिलिट्रीज लोग और उनके साथ साथ रिसोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं, जिसको नॉर्मली यूएस 4 स्टार जनरल के द्वारा लेड किया जाता है। जॉइंट ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकली नाटो हैज कंडक्टेड द मिशंस इन बाल्कन्स इन 1990s एज वेल एज इन अफगानिस्तान इन 2001। और रिसेंटली अगर हम बात करें साथ साथ वहां पे अगर हम न्यूक्लियर की बात करें, द यूएसए provides a nuclear deterrent for European allies who do not possess their own nuclear weapons। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है उन्हें यूएस वहां पे हेल्प वगैरह प्रोवाइड करता है। डिफेंस स्पेंडिंग की अगर हम बात करें तो मेंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू अलायंस बजट। At 2025 Hague Summit, members agreed to raise the spending to 5% of their GDP by 2035। मेंबर्स ने ऐसा बोला है कि 2035 तक वो जीडीपी के 5% तक का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कर देंगे। सिग्निफिकेंस क्या है, तो वेस्टर्न सिक्योरिटी का एक बैकबोन बोल सकते हैं फॉर ओवर द 75 years, ensuring the stability in Europe, and it remains the primarily counterweight to Russian influence in Eurasia। The alliance has traditionally been the vehicle through which US projects power and maintains its nuclear umbrellas over the Western world। और उसके बाद एक और टॉपिक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के ने रिसेंटली हमारे तमिलनाडु के अंदर कलपक्कम के अंदर फाइनली हमारा फर्स्ट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है उसको हमने वहां पे सक्सेसफुली अचीव किया है। नो डाउट वो अभी क्रिटिकलिटी वाले स्टेज के ऊपर है, लेकिन धीरे धीरे अगर मान के चलो जो क्रिटिकलिटी वाला स्टेज होता है वो बेसिकली ग्रीन लाइट मिलने के तुरंत पहले वाला स्टेज होता है। अगर यहाँ पे आपको सक्सेस मिलती है तो उसके इंप्लीमेंटेशन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ओवरऑल देखा जाए तो इट इज अ पॉजिटिव थिंग। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज कांग्रेचुलेटेड द साइंटिस्ट एज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कल्पकम तमिलनाडु सक्सेसफुली अटेन्ड द क्रिटिकलिटी। अगर हम बात करें हमारे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के ऊपर तो हमारा एक एडवांस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर है that generates more fissile material than it consumes। इसकी खासियत क्या है कि वो जितना फ्यूल कंज्यूम करता है उससे ज्यादा वहां पे बनाता है, राइट। तो नए नए फिजाइल मटेरियल को बनाने के लिए और एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, दोनों कामों के लिए इस तरीके का वहां पे रिएक्टर यूज होता है, विच इज नोन एज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, राइट। So it is fast because it uses high energy neutrons to sustain the fission chain reaction, unlike the conventional reactors that uses the slow neutrons। नॉर्मली अभी तक के जितने भी हमारे रिएक्टर्स थे वो स्लो न्यूट्रॉन्स का यूज करते थे, लेकिन ये वाला जो रिएक्टर होगा वो बेसिकली फास्ट न्यूट्रॉन का वहां पे यूज करता है। और क्रिटिकलिटी वाला स्टेज क्या होता है, तो इट इज अ स्टेट इन विच न्यूक्लियर फ्यूल सस्टेन्स अ सेल्फ सपोर्टिंग चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूल जो है उसके अंदर वहां पे एक सेल्फ सपोर्टिंग चेन रिएक्शन होता है, एंड इट इज द पॉइंट एट विच द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय द फिशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लॉस्ट प्लस दोस कॉजिंग द न्यू फिशंस। एक इस तरीके का एक स्टेट होता है जहां पे जितने भी न्यूट्रॉन्स लॉस्ट होते हैं उससे भी ज्यादा न्यूट्रॉन्स वहां पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब समझिए जितना फ्यूजन मटेरियल वहां पे और जितना फ्यूल मटेरियल वहां पे कंज्यूम हो रहा है उससे ज्यादा प्रोड्यूस होता है इस रिएक्टर के अंदर, एंड दैट इज द स्पेशलिटी। इट इज डेवलप्ड बाय अ 500 मेगावाट PFBR व्हिच हैज बीन डेवलप्ड बाय भारतीय नाभिकीय विद्युत लिमिटेड, जिसे हम बोलते हैं भाविनी। किस तरीके से एग्जैक्टली काम करता है, तो फ्यूल के तौर पे यहाँ पे यूज होता है यूरेनियम एंड प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल का, विच इज नोन एज MOX फ्यूल। और ब्रीडिंग प्रोसेस वहां पे कैसे रहती है, द रिएक्टर कोर इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ फर्टाइल मटेरियल लाइक यूरेनियम 238, एंड व्हेन दिस यूरेनियम 238 एटम्स कैप्चर द फास्ट न्यूट्रॉन्स दे अंडरगो द ट्रांसम्यूटेशन टू बिकम प्लूटोनियम 239 विच इज हाई ग्रेड न्यूक्लियर फ्यूल। और कूलेंट के तौर पे यहाँ पे नॉर्मल वाटर का वहां पे यूज नहीं होता है, इट यूजेस द लिक्विड सोडियम एज अ कूलेंट बिकॉज सोडियम डज नॉट स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स अलाउइंग द फास्ट रिएक्शन नेसेसरी फॉर ब्रीडिंग।
हीट एक्सचेंज कैसी होती है? द हीट इज जनरेटेड बाय फिशन इज ट्रांसफर्ड टू द लिक्विड सोडियम which then heats the water to produce the steam to turn the turbines. मेन उसका एम क्या है? एक तो देखिए सरप्लस प्लूटोनियम फ्यूल को वहां पे क्रिएट करना टू पावर द फ्यूचर फास्ट रिएक्टर्स, साथ साथ टू एक्ट एज अ ब्रिज टू थर्ड स्टेज ऑफ आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम, जहां पे थोरियम 232 विल बी कन्वर्टेड इनटू यूरेनियम 233. So it will provide us a sustainable and long-term solution to our energy needs by extracting significantly more energy from uranium than the conventional reactors. उसके मेन फीचर्स में क्या है? एक तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो इंडिजिनियस है, वो भारत के खुद की टेक्नोलॉजी और खुद के मटेरियल के बेस पे पूरा बना हुआ है, और साथ साथ उसके अंदर कौन सा फ्यूल यूज होने वाला है जो हमारे फर्स्ट फेज के बाद हमें वहां पे मिला था. So it utilizes our recycled fuel from the first stage which was known as pressurized heavy water reactor stage. और इसके अंदर बहुत ही बढ़िया सी सेफ्टी है कि अगर कुछ भी वहां पे प्लस माइनस कुछ भी वहां पे इमरजेंसीज आती है तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा रिएक्टर वहां पे शट डाउन हो जाएगा विदाउट एनी काइंड ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, ताकि वो सेफ वहां पे रहे. और एफिशिएंसी बहुत ही बढ़िया सी है. इट ऑपरेट्स एट हायर टेम्परेचर्स and the conventional reactors, leading to better thermal efficiency. Significance क्या रहेगा? तो attaining criticality is the final scientific green light before the reactor begins generating electricity for the grid. मैंने आगे भी बताया कि हमारी फाइनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जो कैपेसिटी होती है, जो फाइनल इंप्लीमेंटेशन होता है, उसके पहले की एक ग्रीन लाइट है. अगर ये वाली चीज सक्सेसफुल होती है तो इंप्लीमेंटेशन में बहुत ज्यादा देर नहीं होने वाली है. So it proves that the reactor's core geometry, fuel arrangement and engineering calculations are perfect, they are accurate and they are functional. वो काम कर रही है. It criticality signals the formal operation start of the second stage of our nuclear roadmap, moving the country closer to utilizing its vast thorium reserve. हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है कि हमें हमारी थोरियम रिजर्व जो स्पेसिफिकली हमें कोस्टल एरिया की मोनोजाइट सैंड में से बहुत बढ़िया से मिल रही है, उसका हमें यूटिलाइजेशन करवाना है. एंड दैट्स व्हाई दिस थिंग इज मोर इंपॉर्टेंट. The next topic is about India's first ever annual survey of incorporated service sector enterprise. देखिए अभी तक इंडिया के अंदर जो एनुअल सर्वे वगैरह होता था, वहां पे इंडस्ट्रीज वगैरह के एनुअल सर्वेज होते थे जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वहां पे जुड़ी हुई थी. लेकिन इस बार वहां पे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने एक नए टाइप का वहां पे सर्वे जो है इसको लॉन्च किया था, जो स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर नहीं, जो सर्विसेज के ऊपर वहां पे फोकस करता है. सो NSO, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उन्होंने सबसे पहला एक एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस उसको वहां पे लॉन्च किया. एक एनुअल स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज है which is designed to collect the data from the registered service sector in India. Already इंडिया के अंदर जितने भी सर्विस सेक्टर की जो कंपनीज वगैरह रजिस्टर्ड है, वहां से ये डेटा कलेक्ट करते हैं. It covers the companies which are registered under the Companies Act, either it can be 1956 or 2013, and a limited liability partnership which is known as LLPs, to provide a clear picture of the formal service economy. भारत के अंदर जो भी सर्विस इकोनॉमी बहुत ही बढ़िया से चलती है, उसका फिर भी एक बेहतरीन एक क्लियर पिक्चर अटेंड करने के लिए ये वाला जो सर्वे जो है उसको यहाँ पे करवाया गया है. ये सर्वे जो है वो किसने वहां पे कंडक्ट किया है? सो इट इज कंडक्टेड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो हमारे देश के अंदर सर्वे को कंडक्ट करने की एक प्राइमरी विंग है. उनका मेन टारगेट क्या है कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव और एक ग्रैन्युलर डेटाबेस चाहिए रिगार्डिंग द सर्विस कंपनीज to bridge the data gap in non-agricultural economy, complementing the existing surveys like ASI, that is Annual Survey of Industries for Manufacturing. So policy makers को एक बहुत ही reliable ऑपरेशनल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वगैरह वहां पे प्रोवाइड होंगे ताकि एक अच्छा सा प्लानिंग और एनालिसिस वहां पे हो सके. की फीचर्स में क्या रहेंगे? तो जैसे कि यहाँ पे हमने बात हुई कि सर्विस सेक्टर के रिगार्डिंग एंटरप्राइजेस को यहाँ पे ध्यान में लिया जाएगा, तो कौन सी एंटरप्राइजेस वगैरह जो है वो यहाँ पे ध्यान में होगी. सो इट इंक्लूड्स द ट्रेड,
ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी, आईटी, एजुकेशन, हेल्थ, उन सबको वहां पे कवर किया जाएगा। साथ साथ प्रोफेशनल सर्विसेज अक्रॉस ऑल द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। सैंपलिंग फ्रेम वहां पे कैसे होगी? द सर्वे यूटिलाइजेस द GSTN डेटाबेस एज द फ्रेम टू आइडेंटिफाई एंड सैंपल द एंटरप्राइज। लगभग 21 लाख एंटरप्राइज का पूरा एक सैंपल बनाया जाएगा और वहीं से इसको वहां पूरा एक सर्वे करवाया जाएगा। Data is collected through a secure web-based portal to ensure the accuracy and the speed. Legal framework कैसे रहेगा? तो पूरा का पूरा जो सैंपलिंग है, पूरा का पूरा जो सर्वे है, वो कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 के अंदर में काम करेगा एंड एन अपडेटेड प्रोविजंस ऑफ द जन विश्वास एक्ट 2023। सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे जीडीपी में 50% से भी ज्यादा है, तो उनका पूरा डेटा यहाँ पे असेस करने के लिए इंपॉर्टेंट है। और GSTN फ्रेम का यहाँ पे यूज होने वाला है, सो इट ट्रैक्स द हेल्थ ऑफ फॉर्मलाइज्ड सर्विस इकोनॉमी इन इंडिया। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस सर्वे, दैट इज सर्विस सेक्टर सर्वे। ध्यान रखना ये वाला जो सर्वे है वो कौन वहां पे कंडक्ट करने वाला है? सो इट इज कंडक्टेड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस विच इज नोन एज NSO। अब उसके बाद कुछ नए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं विच इज अबाउट अमरावती। जैसे कि आप सबने शायद वहां पे न्यूज में या कहीं पे न्यूज़पेपर्स के अंदर इसको कहीं पे देखा हो कि रिसेंटली भारत के प्रेसिडेंट ने आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2026 को उनकी असेंट वहां पे दे दी है एंड ऑफिशियली डिक्लेयरिंग द अमरावती एज द सोल एंड परमानेंट कैपिटल ऑफ द स्टेट। अमरावती जो है वो फाइनली ऑफिशियली वहां पे डिक्लेयर होने वाली है। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन हर असेंट टू आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2026 जो अमरावती को स्टेट की कैपिटल बना रही है। अमरावती जो है वो बेसिकली कहां पे है? अगर हम उस लोकेशन की बात करें तो कृष्णा रिवर के बैंक्स के ऊपर ये वाली सिटी जो है उसको लोकेट है वहां पे। इट सर्व्स एज द एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। इसका मतलब क्या होगा कि उनका वहां पे सेक्रेटेरिएट भी वहीं पे होगा, दैट इज सचिवालय। उनकी विधानसभा वगैरह जो है लेजिस्लेशन वो भी वहीं पे होंगी, प्लस उनकी जो विधान परिषद है वो भी वहीं पे होंगी। और साथ साथ देखा जाए तो वहां की जुडिशियरी दैट इज हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, वो तीनों की तीनों चीजें एक ही जगह पे होगी, दैट इज अमरावती। एंड द सिटी इज डिजाइन्ड एज पीपल्स कैपिटल ब्लेंडिंग द मॉडर्न अर्बन प्लानिंग विथ डीप रूटेड हिस्टोरिकल एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज। आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको मिलता है अमरावती और बेसिकली कृष्णा रिवर के सदर्न बैंक के ऊपर, दक्षिण किनारे के ऊपर आपको यहाँ पे अमरावती शहर मिलेगा जो बेसिकली बड़े बड़े मेजर अर्बन हब्स लाइक विजयवाड़ा और गुंटूर के बीच में वहां पे पड़ता है। इसका ओरिजिन कहां से है? तो देखिए 2014 के अंदर जब तेलंगाना का क्रिएशन हुआ तो आंध्र प्रदेश का जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड सिटी था हैदराबाद, वो बेसिकली तेलंगाना के अंदर चला गया और इसीलिए आंध्र प्रदेश को एक अच्छी सी नई कैपिटल की वहां पे रिक्वायरमेंट रही। सो आंध्र प्रदेश रिक्वायर्ड अ न्यू कैपिटल। बीच में कुछ ऐसी भी बात हो रही थी कि ओवरऑल देखा जाए तो बीच में ऐसी भी बात हो रही थी कि विशाखापट्टनम को नई कैपिटल के तौर पे वो लोग डेवलप करने वाले हैं, लेकिन रिसेंट लोगों ने वहां पे फाइनली बोल दिया है कि अमरावती जो है वही हमारी सोल और परमानेंट कैपिटल ऑफ द स्टेट वहां पे रहेगी। सो अभी विशाखापट्टनम को कैपिटल नहीं बनाने वाले हैं, कैपिटल जो है वो अमरावती ही रहेगी, जो प्रेजेंट में भी उनकी कैपिटल है, लेकिन अब सारे के सारे फीचर्स को वहां पे अटैच किया जा रहा है, जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी तीनों चीजों को अमरावती के अंदर ही वहां पे प्लेस करेंगे। फाउंडेशन स्टोन ऑफ द मॉडर्न सिटी वाज लेड ऑन अक्टूबर 22, 2015। 2015 के अंदर उसका फाउंडेशन वहां पे आ चुका है। और इसका नाम अमरावती कहां से लिया हुआ है? तो बहुत सालों पहले की जो सातवाहन डायनेस्टी है विच इज सिंबलाइजेस अ रीबर्थ ऑफ तेलुगु प्राइड, उसके नाम से इसका नाम लिया गया है अमरावती। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस उसकी क्या है? तो अमरावती होल्ड्स अ प्रेस्टिजियस प्लेस इन द इंडियन हिस्ट्री फॉर ओवर 2000 ईयर्स। 2000 सालों से भी ज्यादा समय तक पूरी भारत की हिस्ट्री के अंदर इसका नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस के तौर पे लिया जाता था। सातवाहन डायनेस्टी जो लगभग 2nd सेंचुरी बीसी से लेके 3rd सेंचुरी सी तक वहां पे रही, तो उनकी भी ये कैपिटल जो है वो इसी जगह पे थी। बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर भी ये बहुत बढ़िया सा रहा। द सिटी वाज अ वर्ल्ड रिनाउंड सेंटर फॉर बुद्धिज्म।
क्योंकि जो अमरावती स्तूप जो है, जिसे महाचैत्य भी बोला जाता है, was one of the largest in India, famously adorned with intricate limestone carvings known as Amravati School of Art. ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी, उसके आसपास की अगर हम बात करें, फर्स्ट सेंचुरी एडी के आसपास की, तो ओवरऑल भारत के अंदर वहां पे 3 स्कूल ऑफ आर्ट जो थी वो डेवलप हुई. द फर्स्ट वाज वन गांधार, द सेकेंड वन वाज मथुरा एंड द थर्ड वन इज नोन एज अमरावती, जहां पे मार्बल का या फिर व्हाइट स्टोन का बहुत ही ज्यादातर यूज होता था उस जमाने में, और इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा है, जहां से ग्लोबल ट्रेड वगैरह होता है, प्लस रोमन कॉइन्स यहाँ से बहुत ज्यादा मिलते थे, जो बता रहे थे कि अमरावती जो है वो पहले से साउथ ईस्ट एशिया और रोमन एम्पायर के बीच के ट्रेड का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था. प्लस इट इज ऑल्सो नोन एज अ सिटी ऑफ गार्डन्स. इट इज अ होम टू अमरेश्वर टेम्पल, वन ऑफ द 5 sacred Pancharam Kshetrams dedicated to Lord Shiva, making it a city of 5 religions during, including the Hinduism, Buddhism and Jainism. प्लस ह्यूएन सांग जो एक चाइनीज ट्रैवलर था, उन्होंने भी यहाँ पे इसकी विजिट की थी लगभग 639 के आसपास, एंड राइटिंग एक्सटेंसिवली अबाउट द मैग्निफिसेंट मोनेस्टरीज एंड द वाइब्रेंट बुद्धिस्ट कल्चर ऑफ दिस एरिया. तो उनके अलग अलग ह्यूएन सांग के अगर आप उनके रिकॉर्ड्स वगैरह देखें तो वहां पे भी आपको अमरावती के रिगार्डिंग बहुत सी बातें वहां पे मिल जाती है. तो ओवरऑल देखा जाए तो पूरा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इस प्लेस का रहा है. दैट इज अबाउट अमरावती. अगर सिग्निफिकेंस आज की तारीख में बात करें या फिर इस एक्ट की अगर हम बात करें तो 2026 का ये जो एक्ट है, इट प्रोवाइड्स अ लीगल फाइनलिटी टू द कैपिटल इश्यू, ensuring that all 3 branches of the government, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, वो सारी की सारी चीजें जो है वो एक ही जगह से ऑपरेट होंगी. एंड एज अ ग्रीन फील्ड कैपिटल, क्योंकि नई बनी है, इट इज इंटेंडेड टू बिकम एन IT हब, फार्मास्यूटिकल हब एंड ब्लू इकोनॉमी इंडस्ट्रीज ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द कृष्णा रिवर. उसके सदर्न बैंक के ऊपर ही है. और ग्रीनफील्ड है, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड 2 चीज होती है. जब किसी चीज को आप रिनोवेट कर रहे हैं देन इट इज कॉल्ड ब्राउनफील्ड, लेकिन अगर आप किसी चीज को पूरी फ्रेश रेडी कर रहे हैं देन इट इज कॉल्ड ग्रीनफील्ड. और ये वाली जो चीज है वो ग्रीनफील्ड के अंदर आती है. सो द रिस्टोरेशन ऑफ अमरावती एज अ कैपिटल is seen a revival of historical glory of Telugu people. So that is all about Amravati. और लास्ट में इस लेक्चर के अंदर कुछ बात हम करेंगे इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल्स के ऊपर. उसके बाद ये वाला लेक्चर जो है उसको अपने यहाँ पे एंड करेंगे. So the police in the Greater Noida has rescued 16 Indian soft shell turtles from a smuggler during a routine check. 16 इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल को रेस्क्यू किए गए इन द ग्रेटर नोएडा. और ये जो टर्टल्स जो है वो बेसिकली दे आर नेटिव टू द गंगा रिवर सिस्टम एंड दे आर प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. और इनको इलीगली वहां पे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था और वहीं पे इसको कैप्चर किया गया. अगर हम इन टर्टल्स की बात करें तो ये बेसिकली गंगेटिक सॉफ्ट शेल टर्टल भी माने जाते हैं. दे आर लार्ज फ्रेश वाटर रेप्टाइल्स. Unlike the most turtles that have a hard and bony skirt, this belong to the family in which they have a leathery shell that lacks a traditional keratinized cover. इनके ऊपर वो इतना हार्ड कवर नहीं होता, इसलिए उन्हें सॉफ्ट शेल टर्टल्स भी वहां पे बोला जाता है. IUCN स्टेटस की बात करें तो एंडेंजर्ड के अंदर है और इसीलिए उसको शेड्यूल 1 के अंदर रखा गया है. साइट्स के अंदर भी देखा जाए तो उसके वो अपेंडिक्स नंबर 1 के अंदर ही वहां पे आता है. सो इनको सबसे हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है. उनके हैबिटाट की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा कहां पे पाए जाते हैं तो नॉर्मली ये गंगा, इंडस और महानदी रिवर सिस्टम के अंदर नॉर्मली पाए जाते हैं. दे प्रेफर डीप एंड टर्बाइड रिवर्स, स्ट्रीम्स, लार्ज कैनल्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स विथ मड एंड सैंड बॉटम्स वेयर दे कैन इजीली बर्न देमसेल्व्स. उन्हें वहां पे थोड़ा सा सैंडी वाला वहां पे बॉटम चाहिए जहां पे वो खुद को बहुत आसानी से छिपा सके. डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड नेपाल. उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है तो उनके ऊपर एक फ्लैट, ओवल एंड लेदरी कैरापेस होता है दैट इज ऑलिव ग्रीन और डल ग्रीन इन कलर. उनका हेड जो है वो थोड़ा बड़ा सा होता है विद अ डिस्टिंक्टिव स्नॉट लाइक प्रोबोस्किस दैट अलाउज इट टू ब्रेथ व्हाइल रिमेनिंग सबमर्ज्ड.
तो पॉइंटेड उनके जो नोजिस होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं कि वो खुद सबमर्ज होते हैं, पानी के अंदर होते हैं, लेकिन फिर भी वो आसानी से वहां पे सांस वगैरह ले सकते हैं। साइज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही मैसिव होता है, एंड विद द कैरापेज लेंथ रीचिंग अप टू 94 सेंटीमीटर्स, और उनका जो 20 क्लो मिथ जो है वो बहुत ही ज्यादा है। जितने भी उनके शिकारी है जो उनको पकड़ने वाले हैं, पोचर्स specifically target those individuals who are with 20 claws, 5 on each limb, as they are falsely believed to bring good luck or have a higher medicinal value in the black market। इसलिए जो 20 claws वाले जितने भी टर्टल्स होते हैं उनको वहां पे, क्योंकि हर एक लिम्स के ऊपर जहां पे 5-5 क्लॉज होता है, तो वैसे टर्टल्स को ज्यादा लोग अच्छा मानते हैं और वहीं पे उनकी डिमांड बढ़ जाती है। डाइट के अंदर वो omnivorous होते हैं, they can feed on fishes, mollusk, frogs and occasionally rotting vegetation or carcasses। So that is all about these turtles और उनका significance क्या है। So as scavengers they play a vital role in the river ecosystem by consuming the organic waste and the dead matter। Their presence indicates the healthy fresh water riverine system। So that is all about this news, that is all about this current affairs। तो इसी के साथ ये जो पार्ट 1 है उसको अपने यहाँ पे करते हैं, और एक नए पार्ट के साथ हम वापस मिलेंगे ताकि आपका पूरा का पूरा जो करंट अफेयर्स है फर्स्ट हाफ ऑफ अप्रैल, तो वो एक साथ हम वहां पे कर सके, और उसके बाद अपना जो डेली करंट अफेयर्स है वहां पे चलता रहेगा। लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। तो आज का लेक्चर यहीं तक का रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यहीं से अपने आगे बढ़ता है। चलिए, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर जो है उसको यहीं तक का रखते हैं।